नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए शेखावटी मिशन 100 द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उनके प्रश्नोत्तर की व्याख्या यहाँ पर समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी व्याख्या यहाँ पर समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या इस प्रश्न बैंक से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे या हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो हमारे क्या पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। देखो, ये कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से इन प्रश्नों को तैयार किया है और हम उन प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर देख रहे हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हमने इससे पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारे YouTube चैनल पर वीडियोज के रूप में आपके लिए लेकर आए हैं। उन्हें आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है इसमें से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। एक क्वेश्चन हमें 1 अंक का मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का या हो सकता है रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो, और एक जो क्वेश्चन है वो हमें निबंधात्मक क्वेश्चन मिलेगा, 4 अंक का मिलेगा, और उसके साथ में हमें एक अथवा में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 2 ही क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर ये 5 अंक का चैप्टर है। एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ में अथवा वाला क्वेश्चन भी मिलेगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। हम इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि उदासीन गोले पर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यदि 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो गोले पर आवेश का मान होगा। देखिए, यहाँ पर जो गोला है वो उदासीन गोला है और उदासीन गोले के अंदर हम ये जानते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उदासीन गोले के अंदर मौजूद होते हैं। हमें इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बता रखी है, 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन गोले के अंदर। अब ये कहा गया है कि 10% इलेक्ट्रॉन यदि इसमें से हटा दिए जाए, कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें से यदि 10% इलेक्ट्रॉन यदि हटा दिए जाए तो देखिए किसी उदासीन गोले में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, और जो धनावेश की मात्रा है वो 10% जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनके आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की यदि हम संख्या की बात करें कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो देखो इसका 10%, तो 5 × 10⁻21, और इसका 10% बाहर निकले तो 10/100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर 1 0 और कटेगा तो 5 × 10⁻20 शेष रह जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि गोले पर आवेश की वैल्यू कितनी है। देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से, Q = N × E। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 × 10⁻20 और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से 10⁻1 रह गई है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8 × 10⁻, रह गई है 1, तो ये आ गया 80 कूलाम। तो इस गोले के ऊपर 80 कूलाम का आवेश आ जाएगा। हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है वो D दे भी रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। तो देखिए, किसी वस्तु को, जैसे कि हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है, तो हम ये जानते हैं कि उस उदासीन वस्तु के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। यदि इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, और यदि हम प्रोटॉन को बाहर निकाल दें तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश शेष रह जाएगा। हालांकि प्रोटॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, बट इस तरीके से इसको ऋणावेशित किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम इस वस्तु को क्या करें, इलेक्ट्रॉन दें, तो इलेक्ट्रॉन जब हम इसको देंगे तो भी इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो खुद ऋणावेशित है, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण आ जाएंगे तो ये जो वस्तु है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर। जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन और देंगे तो ये जो वस्तु है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है, इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर इसे ऋणावेशित किया जा सकता है। इसे कुछ प्रोटॉन देकर, प्रोटॉन देंगे तो वस्तु धनावेशित होगी। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो भी धनावेशित होगी। इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकालकर, न्यूट्रॉन निकालने से आवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वस्तु तब भी उदासीन बनी रहेगी। तो इसमें ए पार्ट यहां पर हमारे पास में इसका सॉल्यूशन होने वाला है। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो आवेशित गोलों के मध्य एफ बल एफ है। यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमें Q1 बराबर दे रखा है Q और Q2 बराबर हमें दे रखा है Q, क्योंकि दोनों गोलों के ऊपर समान आवेश हमें दे रखा है। तब जो बल है F बराबर K Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, क्योंकि ये F बल लगता है। अब यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो देखिए एक गोले पर से Q1 में से 50% इसमें से हटाकर इसको दे दें 50%, तो क्या बचेगा, इस पर 50% रह जाएगा, मतलब Q/2 रह जाएगा। और Q2 की जो वैल्यू है वो Q और 50% जब इसको मिल जाएगा तो Q/2 मतलब 3Q/2 रह जाएगा। अब देखिए नया जो बल है F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं Q/2 और 3Q/2। तो यहाँ से हमारे पास में F डैश बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये 3 आ गया और 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आ गया, तो 3 बट्टे में 4, यह आ गया K Q स्क्वायर बट्टे में R स्क्वायर जो कि F है। तो 3/4 F आ जाएगा। यहाँ पर आप इनके सॉल्यूशन को देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है 3/4 F, देन इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है उसे आप देख लीजिए कि दो गेंदें जिन पर प्लस में 7 माइक्रोकुलाम व -5 माइक्रोकुलाम आवेश हैं एक दूसरे को F बल से आकर्षित करती है। देखिए यहाँ पर Q1 बराबर 7 माइक्रोकुलाम दे रखा है और Q2 बराबर हमें दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम। तब इनके मध्य लगने वाला जो बल है K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर F बल लग रहा है। क्लियर। अब यहां हमें कहा गया है कि इन दोनों आवेशों को यदि हम माइनस में 2 माइक्रोकुलाम आवेश और जोड़ दें तो इनके बीच नया बल क्या हो जाएगा। हम नया जो आवेश है वो देख लीजिए, प्लस में 7 माइक्रोकुलाम है और इसमें माइनस में 2 माइक्रोकुलाम और जोड़ दिया तो ये 5 माइक्रोकुलाम आवेश शेष रह जाएगा। इधर भी हम क्या कर रहे हैं, Q2 डैश बराबर हमारे पास में है माइनस में 5 माइक्रोकुलाम और इसमें माइनस में 2 माइक्रोकुलाम जोड़ देंगे, देन हमें मिल जाएगा माइनस में 7 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो तो 7 और 5 है। यहाँ पर भी इन दोनों का 7 और 5 इनका परिमाण है, एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव है। यहाँ पर भी एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है। हालांकि जो आवेश है वो इंटरचेंज हो गए हैं बट लगने वाले बल की दिशा चेंज हो जाएगी। किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन जो पहले की जो विपरीत दिशा में, हालांकि अट्रैक्शन ही होगा लेकिन जो परिमाण है वो उतना का उतना ही बना रहेगा। तो नया जो बल है उसका परिमाण पहले वाले बल के बराबर ही रहेगा। तो नया जो बल है वो F के इक्वल ही लगने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इनमें उत्पन्न त्वरणों का अनुपात होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। हम किसी कण के ऊपर लगने वाले बल को F बराबर ma से और विद्युत बल को Q इंटू E से पुट कर सकते हैं, और यहाँ से इन दोनों को यदि हम इक्वल पुट कर दें तो ma बराबर आ जाएगा हमारे पास में Q इंटू E और A बराबर आ जाएगा Q E अपॉन में M। तो यहाँ से आप देखें हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण बट्टे में प्रोटॉन का त्वरण, तो ये आ गया प्रोटॉन का त्वरण। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख दें, Q E बट्टे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर देखें प्रोटॉन का त्वरण, तो Q E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पर आवेशों का परिमाण समान है और विद्युत क्षेत्र एक समान लगाया गया है, समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, MP यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और ME बट्टे में आ जाएगा, तो MP बट्टे में ME इसका सॉल्यूशन होने वाला है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। छठा जो क्वेश्चन है वो देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा बट प्रयास करेंगे आप। धातु का परावैद्युतांक होता है। देखिए धातुएं जो भी हैं, चाहे तांबा हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, इन सब का परावैद्युतांक अनंत होता है। चालकों का परावैद्युतांक अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि एक बंद पृष्ठ S के अंदर और बाहर क्रमशः आवेश Q1 तथा Q2 स्थित हैं। माना S के किसी बिंदु पर क्षेत्र E हो तथा S पर E का फ्लक्स फाई है, तब निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। देखो हमें क्या कहा गया है कि फाई 1 बदलता है, E तथा फाई दोनों बदलेंगे। यदि फाई 1 बदल, देखिए हमें ये यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर आना चाहिए Q1 बदलता है तो E और फाई दोनों बदलेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। यदि Q2 बदलता है, Q2 बाहर वाला आवेश है, देखो Q1 तो एक हमारे पास में इस तरीके से बंद पृष्ठ मौजूद हैं और इस बंद पृष्ठ के अंदर तो आवेश है Q1 और बाहर जो आवेश है वो है Q2। तो एक बंद पृष्ठ के अंदर Q1 और बाहर Q2 आवेश मौजूद हैं और इसके किसी पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। अब यहां पर हमें कहा गया है कि Q1 बदलता है, यदि Q1 को हम चेंज करें तो इस E और इससे रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है फाई, ये दोनों ही बदलेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। अब देखो यदि Q2 बदलता है तो जब Q2 यहां पर बदलेगा, ये वाला यहां पर बदलता है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र तो क्रिएट हो रहा है बट विद्युत फ्लक्स तो इस पृष्ठ का फाई ही बना रहेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि Q1 बराबर 0, यदि Q1 अंदर वाला आवेश यदि 0 है तथा Q2 नॉट इक्वल टू 0, तब E नॉट इक्वल टू 0। देखो Q1 बराबर 0 है तब और Q2 नॉट इक्वल टू 0 है, देन यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिए एक एक करके इन ऑप्शन को देखते हैं। देखिए कि जब Q2 बदलता है तो E बदलेगा परंतु फाई नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल सही है। Q2 जब बदलता है तो E बदलेगा लेकिन फाई तो इस आवेश Q1 से रिलेटेड है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि Q1 इक्वल टू 0, जब अंदर वाला आवेश 0 है और बाहर वाला आवेश Q2 नॉट इक्वल टू 0 है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश की वजह से होगी, E नॉट इक्वल टू 0 होगी, परंतु फाई नॉट इक्वल टू 0। देखिए यदि आवेश Q1 0 हो जाएगा तो फाई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जो फाई है वो तो होता है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देन यहां पर
फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, तो इसका जो गलत स्टेटमेंट ही हमें चुनना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। बट यहां पर ऑप्शन में हमें यहां पर डी ऑप्शन दे रखा है। एक बार इसको डी को भी देख लेते हैं। यदि Q1 नॉट इक्वल टू 0, कि जो अंदर वाला आवेश है वो 0 नहीं है, अंदर वाला आवेश 0 नहीं है, तो फाई भी 0 नहीं होगा। और यदि Q2 इक्वल टू 0, बाहर वाला आवेश 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश की वजह से क्रिएट होगी। यहां पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें ऑप्शन में डी दे रखा है। यदि ये स्टेटमेंट सही केवल और केवल तभी होगा जब यहां पर फाई इक्वल टू 0 आएगा, तो तब जाकर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। और गलत स्टेटमेंट को ही हमें चूज करना है, चयन करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक द्विध्रुव की अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। देखिए, अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है K 2P अपॉन में R क्यूब, और निरक्ष के ऊपर E, निरक्ष पर होती है KP अपॉन में R क्यूब। हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 2:1 आ जाएगा। अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो 2:1 हमें प्राप्त होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी देख लीजिए कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे को नहीं काटती। बिंदु आवेश और गोले के कारण से इनके जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रिएट होती है वो समान होती। बिंदु आवेश हैं वो गोले पर उपस्थित आवेश की भांति होता है, या गोले पर उपस्थित आवेश बिंदु आवेश की भांति होता है। इनका भौतिक अस्तित्व होता, बिल्कुल नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है, हमें असत्य कथन का ही चयन करना है। तो इसमें डी ऑप्शन आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई विद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस पर लगने वाला कुल बल तो 0 होता है। कुल बल कितना होता है? 0। तथा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो PE साइन थीटा होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। तो यहां पर बल तो 0 होगा, जबकि टॉर्क की वैल्यू इतनी होगी। तो हमें पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करता है? केवल बल आघूर्ण, केवल बल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बल और बल आघूर्ण दोनों, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ये ऑप्शन सही होने वाला है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। देखिए, अभी मैंने बताया आपको टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो PE साइन थीटा के इक्वल होगी। तो PE साइन थीटा बल आघूर्ण के रूप में काम करता है। 12वां क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, और यहां पर ये जो Q है वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में है, जिनका मान, आवेश का जो परिमाण होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। 2A दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, अर्थात 10⁻10 मीटर होती है। देन यहां से P की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलने वाली है? Q का जो मान है वो है 1.6 × 10⁻19, 2A का जो मान है वो है 10⁻10, देन 1.6 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर इसका आंसर होगा। तो यहां पर देखें, ऑप्शन गौर करके देखेंगे तो C ऑप्शन हमें सही मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें कहा गया है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है, कोई जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें दो समान परिमाण कि एक प्लस में Q है, दूसरा माइनस में Q है, और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब हम बात करते हैं आदर्श द्विध्रुव की तो दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 0 के नजदीक होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में D से कहा गया है कि वो बहुत कम होनी चाहिए, जबकि आवेशों का जो परिमाण है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए।
तो D टेंड्स टू 0 और Q टेंड्स टू अनंत है, तब उसको हम आदर्श विद्युत द्विध्रुवक कह सकते हैं। ये हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा Q टेंड्स टू 0 तथा Q टेंड्स टू अनंत और D टेंड्स टू 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें सी दे रखा है जो कि गलत है। हाँ जी, एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबवत प्रवेश कर रहा है तो बिल्कुल सही है, परवलयाकार पथ के अंदर ही गति करने वाला है। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारी किताब के अंदर दे रखे हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है तब उसका पथ रेखीय होगा, और यदि लंबवत, देखो हमारे पास में बुक के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, इस तरीके से, और यदि किसी आवेश को हम यहां से गति करवाएं तो उसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ हो जाएगा। वो जैसे मान लीजिए कि ऋणावेशित कण है तो वो धनावेशित प्लेट की ओर, और धनावेशित कण है तो वो ऋणावेशित प्लेट की ओर परवलयाकार पथ पर गति करेगा। तो जो पार्टिकल है उसके पथ का जो प्रकार है वो परवलयाकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैपिटल R त्रिज्या व Q आवेश का एक गोला 2R त्रिज्या वाले काल्पनिक सकेंद्रीय गोले के अंदर स्थित है। काल्पनिक गोले से संबंध फ्लक्स है। देखो जितना, इसको एक बार समझ लीजिए, क्या है कि हमारे पास में एक गोला है इस तरीके से, और एक इसकी दुगुनी त्रिज्या का गोला है इस तरीके से। क्लियर? इस छोटे वाले गोले के ऊपर आवेश है स्मॉल q, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। बड़े वाले गोले की जो रेडियस है वो है 2r, इसके ऊपर कोई हमें आवेश नहीं बता रखा, ये एक काल्पनिक गोला है। क्लियर? अब यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना इसके ऊपर आवेश मौजूद है उसी के कारण से इसमें से फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई बराबर हो जाएगा समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन Q का मान Q दे रखा है तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है 16वें क्वेश्चन को देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो K 2P अपॉन में R³ होती है, और निरक्ष पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो K P अपॉन में R³ होती है। तो यहां से दोनों ही फॉर्मूलों से आप देख लेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर आप गौर करके देखेंगे, यहां पर ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, r की घात -3 है, तो r की घात -3 के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर हम बात करते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधे लंबे चालक तार के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है K 2 लैम्बडा अपॉन में R। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो बी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। हमें 18वें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए दो कॉलम, हमें इनके मात्रक दे रखे हैं, एक तरफ भौतिक राशियां हमें दे रखी है, एक एक करके हम इनके मिलान कर लेते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका तो जो मात्रक है वो यहां से ये वाला इसका मात्रक होने वाला है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम इंटू मीटर होगा, तो ये इसका कूलाम इंटू मीटर हमें ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा
देखिए वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर। तो ये हमने इनका मिलान कर दिया है। एक बार इनका जांच कर लेते हैं। पहले का C है, पहले का E है, सॉरी, तो E ही हमें दे रखा है। दूसरे का हमें D दे रखा है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर आप इनकी जांच कर लीजिए। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए कूलाम बल। देखिए Q1 और Q2 दोनों का जो गुणा है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों ही जो आवेश हैं वो समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों ही धनावेश हैं या दोनों ही ऋणावेश हैं, तभी इन दोनों का जो गुणा है वो 0 से बड़ा हो। और जब दोनों धनावेश हैं या दोनों ही ऋणावेश हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। और Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 और Q2 का जो मान है वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब Q1 या Q2 दोनों में से एक धनात्मक, एक जब धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक, जब एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक होगा, इस तरीके से होगा। तब यहां पर आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है। तो देखिए किसी वस्तु के ऊपर जो न्यूनतम आवेश की बात करें तो उदासीन हम कह सकते हैं, और जैसे न्यूनतम आवेश हो सकता है तो वो शून्य हो सकता है। वैसे इसके अंदर जो आवेश है, इसके जो ऑप्शन है आप यहां पर देखेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि हम बात करें शून्य के अलावा की तो यहां पर हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि किसी भी वस्तु के ऊपर जो न्यूनतम आवेश हैं, कि यदि हमें ऐसा कहा जाता कि भाई किसी वस्तु पर न्यूनतम अशून्य आवेश होता है, तो क्योंकि इसके ऊपर शून्य कूलाम भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि कोई वस्तु उदासीन भी हो सकती है। तो यदि हम बात करें कि उसके ऊपर आवेश की बात करें तो वो आवेश होता है शून्य। और यदि हम बात करें कि भाई अशून्य आवेश कितना होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। क्लियर? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक स्थिर विद्युत की, वैसे ये सेकंड चैप्टर में आएगा कि किसी भी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। चौथा पार्ट देखिए रिक्त स्थानों का। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P वेक्टर तथा E वेक्टर के मध्य का कोण होना चाहिए। देखिए टो बराबर होता है PE sin थीटा, और टो मैक्सिमम के लिए sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और sin थीटा का जो मैक्सिमम मान है विद्यार्थियों वो 1 होता है। sin थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो sin थीटा बराबर sin 90, और थीटा बराबर हमारे पास में आ गया है 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया है? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। किसी निकाय का विद्युत आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। वैसे आप देख लीजिए, आवेश के क्वांटीकरण से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है, और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। और आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें इस चैप्टर में से एक तो छोटा क्वेश्चन 1 अंक वाला जो कि अति लघु, जो कि वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान वाला होगा, उसके पश्चात हमें एक 4 अंक का क्वेश्चन मिलने वाला है। वो 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा हो सकता है? 20वां क्वेश्चन देखें। एक निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें हमें कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण से इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
आवश्यक चित्र बनाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक का आने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों, इसमें आपको पहले विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है, फिर उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 21वां जो क्वेश्चन है वो गाउस के नियम पर आधारित है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। आवश्यक चित्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य आरेख दूरी के साथ में आरेख भी खींचिए। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो गाउस के नियम पर आधारित है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो हमें निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और इनमें से एक क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, गाउस के प्रमेय का उपयोग करते हुए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की किसी एक समान समावेशित अनंत विस्तार की परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछी गई है। 23वें क्वेश्चन में कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछा गया है। इस नियम का उपयोग करते हुए गाउस के नियम का गणितीय रूप भी हमें पूछा गया है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन गाउस के नियम पर आधारित हैं। एक गोले के कारण से, समावेशित गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस का एक अनुप्रयोग बच गया है। तो गाउस के तीनों अनुप्रयोग आपको ध्यान में रखने हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ में एक अथवा वाला क्वेश्चन भी आएगा। 3 गाउस की प्रमेय, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उसमें से हमने क्वेश्चनों को लिया है। ये क्वेश्चन वही, सभी क्वेश्चन वही के वही हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।